अब चलते हैं चैप्टर के सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उससे एसोसिएटेड एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है? मेनली रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही तो रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स क्या होता है? हमने 9th में सीखा था कि वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को टुगेदर बुलाने वाला एक नाम है। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, तो समझते हैं ये रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है। तो डेफिनेशन इधर दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं। अगर कोई भी नंबर को मैं एक फ्रैक्शन के रूप में लिख पा रहा हूं और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? p q, जो इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऐसा कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी कोई इंटीजर होना चाहिए। ऐसा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिख पा रहा हूं तो वो एक रैशनल नंबर होगा। एक छोटा सा एक्स्ट्रा कंडीशन इधर दिया है, q नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दिया है? मैथ में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो अनडिफाइंड है। हम डिनोमिनेटर में कभी 0 को अलाउ नहीं करते, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 दिया है। क्लियर है? अब थोड़ा सा रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान, 1/2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में ही तो लिखा हूं। और क्या रैशनल नंबर हो सकता है? -7 डिवाइडेड बाई 4, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीजर ही है। -7 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 3 रैशनल नंबर है क्या? अब जरा सोच के बताइए मुझे, 3 रैशनल नंबर है? 3? ये मुझे फ्रैक्शन के रूप में तो नहीं दिख रहा है। तो ये एक्चुअली रैशनल है क्या? फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल, इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकता हूं ना। कैसे? 3 को 3/1 लिखो। 3/1 और 3 दोनों सेम ही तो है ना। तो क्या निकल के आएगा? 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स का मीनिंग समझ में आया ना? कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर को जिसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हाँ, ये याद रखना कि हमारा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आया तो इरेशनल का डेफिनेशन देखिए। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जिस नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अभी जो रैशनल का डेफिनेशन बताया था ना, उसमें एक कैन नॉट ऐड कर दिया। मतलब जो रैशनल नहीं है उसी को इरेशनल बोलते हैं। जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकता उसको इरेशनल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल एक √2 हो सकता है, √3 हो सकता है। इन सबको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकता। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि √2 को मैं √2 डिवाइडेड बाई 1 के रूप में लिख सकता हूं ना। आप ऐसा शायद सोच रहे होंगे, बट दिक्कत क्या है? हाँ, इसको हम p by q फॉर्म में लिख तो लिया, बट इधर p और q इंटीजर नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो q है 1 है, वो इंटीजर है, बट इधर √2 एक इंटीजर नहीं है। तो इसलिए √2 और √3 रैशनल नहीं है। और एग्जैक्टली क्यों वो इरेशनल है वो हम प्रूव करेंगे। 1-2 मिनट रुको, हम इसका डिटेल्स में ही जा रहे हैं। तो इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा तो आप दे सकते हैं √2, √3 ऐसे। और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं, बट हाँ, हमारे इस लेवल पे हमें समझने में सबसे आसानी इन्हीं इरेशनल नंबर्स को होगा। बाकी जो थोड़ा सा अजीब अजीब इरेशनल नंबर्स है इनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या है? सिंपली अगर हम बताएं तो वो है जिस नंबर्स
जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख नहीं सकते, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। क्या है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? कुछ प्रूफ्स है। किस चीज का प्रूफ? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इर्रेशनल। ऐसे कुछ कुछ नंबर्स इर्रेशनल है, प्रूव करने के लिए हमसे बोला जाएगा, और वो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहा है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सब इरेशनल है, ये कैसे प्रूव करेंगे, ये बिना जाने मत ही चले जाना। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो आ जाएगा, ऑलमोस्ट हर साल ये आता है पेपर में। एलसीएम एचसीएफ वगैरह कभी कभी आता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल या उसी का जो हम अभी देखने वाले हैं उस तरीके का एक क्वेश्चन 99% आता ही। तो हम चाहते हैं उसके डिटेल्स में, लेकिन उसको समझने के लिए हमें चाहिए ये थ्योरम। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर A का स्क्वायर A स्क्वायर को एक प्राइम नंबर P डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर P A को भी डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है इस थ्योरम। तो एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको आराम से आसानी से समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि A का वैल्यू 6 है। ठीक है, A का वैल्यू मैंने 6 ले लिया। अब ये स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर आएगा 36। अब स्टेटमेंट क्या है? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P क्या है? P कोई भी एक प्राइम नंबर। तो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अब P के जगह पे क्या हो सकता है? 36 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर सोचिए, आराम से 2 ना, फर्स्ट प्राइम नंबर ही हो सकता है। तो 2 डिवाइड्स A स्क्वायर या 2 डिवाइड्स 36। तो ये वाला पार्ट सही है, इफ वाला पार्ट सही है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो ये सही हो रहा है इधर, 2 डिवाइड्स 26। देन थियरम क्या बोल रहा है? देन अकॉर्डिंग टू द थियरम P डिवाइड्स A, यानी 2 डिवाइड्स 6। ये सही है क्या? 2 डिवाइड 6, हाँ 6 को तो 2 डिवाइड कर ही देगा। हाँ, तो थियरम है और ये सही भी हो रहा है। हमने एक एग्जाम्पल देखा और एक P का वैल्यू भी ले लिया। अब इसी ये वैल्यू के लिए हम कुछ और P भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, A को 6 ही रखते हैं। अब A स्क्वायर 36 ही है, और 36 को डिवाइड करने वाला और कोई प्राइम नंबर बताइए। 3 है, बस 2 और 3 इतना ही है ना? तो 3 डिवाइड 36, ये सही है ना? हाँ बिल्कुल, 36 को 3 डिवाइड करेगा, 12 आएगा आंसर। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इस थ्योरम का? देन 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। हाँ, ये भी सही है। तो यही तो थ्योरम बता रहा है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, तो उस प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एक और बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर एक प्राइम नंबर कोई नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो उस प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर लेगा। क्लियर है ना? एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम A के जगह पे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 9। अब A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर वो क्या है? 81। अब 81 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर बताइए। हाँ, 3 ही तो है। तो 3 डिवाइड्स 81, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हम बोल रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, 3 डिवाइड्स 81 सही है। तो हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है? इफ 3 डिवाइड्स A स्क्वायर, A स्क्वायर के जगह पे 81 है, देन P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A मतलब देन 3 डिवाइड्स 9। हाँ, ये भी सही है। तो एक्चुअली थ्योरम ऐसा कुछ बोल रहा है जो हमें स्टेटमेंट से शायद थोड़ा सा डर लगेगा, ये PA करके, बट एक एग्जाम्पल लिया तो हाँ, ये तो परफेक्ट सही है, ये तो आसान सा चीज है।
तो बेसिकली थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर p डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी सेम p डिवाइड कर लेगा। तो अब इसको यूज करके हम प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरैशनल। जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजर में। तो प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, तो हमें प्रूव करना है रूट 2 इरैशनल नंबर है। तो इसका प्रूव हम करेंगे एक कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उसके उल्टा अज्यूम करेंगे। उल्टा अज्यूम करेंगे, हाँ, उसका मतलब है हम अज्यूम करेंगे कि रूट 2 रैशनल नंबर है। सो अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। अच्छा, हमें प्रूव करना था इरैशनल है और हमने अज्यूम किया रैशनल है। और क्या करेंगे, हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो वेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या किया, इरैशनल प्रूव करने के लिए हमने अज्यूम किया कि रूट 2 रैशनल है। ये अज्यूम कर लिया है। अब रैशनल नंबर का स्पेशलिटी क्या है, हमने पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन समझा। रैशनल नंबर मतलब उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर मैं रूट 2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम किया तो मैं रूट 2 को लिख पाऊंगा कोई तो रूप में, कोई तो फॉर्म में। कैसे, a बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी a बाई बी नहीं, वर a क्या है, b क्या है, वर a एंड b आर इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में मैं रूट 2 को लिख पाऊंगा, वर a एंड b आर इंटीजर्स। सिर्फ वो नहीं, b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं b नॉट इक्वल टू 0 भी लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं बोल रहा हूं, कुछ और भी ऐड कर रहे हैं हम इधर। a बाई b एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम काटते काटते सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो मेरा मतलब है, अगर 2/4 एक फ्रैक्शन है, उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करके हम 1/2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम जब a बाई b करके लिख रहे हैं ना, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स नहीं है a और b के बीच में। अगर a और b के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है और कट जाता है, हम कट करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हम 2/4 कभी नहीं लिखेंगे, उसके पोजीशन में हम सिर्फ 1/2 लिखेंगे। यानी a और b के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। ये a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी को हम कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट टर्म से भी बोलते हैं। कैसे, एंड a and b are integer, सॉरी a and b are co-prime। तो ये टर्म को-प्राइम देखिए, आप डरिए मत। को-प्राइम का मतलब है डस नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जो भी है मैंने काट के सिंप्लीफाई कर रखा है। तो ये जो मैं इधर रेड कलर में लिखा हूं ना, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के पार्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो रूट 2 को मैंने रैशनल माना, तो उसको एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता है। तो मैंने लिखा a बाई बी, वर a और b इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सो b नॉट इक्वल टू 0। और फिर मैंने क्या किया, ये a और b को मैं ऐसा फॉर्म में लिखा है जिसको मैं और काट ही नहीं सकता, कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो उसको हम दूसरे टर्म्स में बोलेंगे a और b को-प्राइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं काम करता हूं, ये जो डिनोमिनेटर में जो b है ना, इसको दूसरे तरफ भेज देता हूं। कैसे, रूट 2 के पास भेज रहा हूं मैं b को। तो b पहले डिनोमिनेटर में था और वो साइड बदलते वक्त क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में हो जाएगा ना। तो रूट 2 b इक्वल टू ये, यानी ये इज इक्वल टू रूट 2 b मिल गया। सिंपल सी चीज कर रहा हूं मैं, b को दूसरे तरफ भेज दिया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो रूट 2 b इज इक्वल टू ये। तो लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैंने ये इक्वल टू रूट 2 b लिख कर दिया, जस्ट जगह चेंज किया दिखने में अच्छा लगने के लिए। अब हमारे काम क्या है पता है, हम इसको स्क्वायर करेंगे। इसको हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे।
तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट साइड में रूट टू बी का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग देख के समझने का ट्राई कीजिए कि यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो मेरा स्टेटमेंट ये है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं बिना कोई रिमाइंडर के। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये सही है क्या? शायद थोड़ा सा शुरुआत में अजीब लगेगा, ये कैसे, ये आपको कैसे पता चला? आसान है, क्यों? हमारा इक्वेशन देख लीजिए, क्या है इक्वेशन, ए स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू बी स्क्वायर का, 2b स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझना मुश्किल है, बट अगर उसी के बराबर है ना 2b स्क्वायर, तो आप 2b स्क्वायर के बारे में सोचेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2b स्क्वायर में एक 2 तो है, उसको मैं डिवाइड करके हटा सकता हूं। तो 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, बट 2b स्क्वायर ए का इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर है ना? अब मैं आगे चल रहा हूं, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर हमें मिल गया। अब मैं ना हमारा पुराना थ्योरम पे चले जाऊंगा। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स ये ऑल्सो। इधर भी सिमिलर सा कुछ मिला है, हमें मिला 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं, हमें मिला 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो p के जगह पे 2 हो गया। हाँ, 2 एक प्राइम नंबर है, तो मैं p के जगह 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक थ्योरम क्या बोलेगा, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। थ्योरम बोल रहा है कि 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, तो थ्योरम बोल रहा है तो मैं सीधा एक्सेप्ट कर लूंगा, 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए। तो ए को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अब जरा सोचिए, 2 को मैं ए से डिवाइड कर सकता हूं, या ए को मैं 2 लेके तोड़ सकता हूं, ए से मैं 2 निकाल सकता हूं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना? अब मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूं, तो आप समझने का ट्राई कीजिए। 2 डिवाइड्स ए, मतलब ए को 2 से डिवाइड कर सकता है। तो अगर मैं ए को 2 से डिवाइड कर सकता है, ए को मैं 2 इंटू कुछ फॉर्म में लिख पाएगा। ए 2 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है, तो इसका रूप 2 इंटू सम नंबर, ऐसा रूप में होगा ना, 2 इंटू सी में बोल सकता हूं। ये सी कहां से आया सर? बहुत आसान है, हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा, 2 डिवाइड्स ए, मतलब ए को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं ए को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ए को मैं 2 इंटू कोई नंबर ऐसा करके लिख पाऊंगा, है ना? तो जो कोई नंबर है ना, उसको मैं सी लिख दिया। तो ये सी क्या है, वेयर सी इज एन इंटीजर। तो मैं ए को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, इसलिए मैं उसको 2 इंटू एन इंटीजर ऐसा फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब फिर से थोड़ी पहले हमने कुछ किया था वही करना है, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी मैंने स्क्वायर किया, इधर भी मैंने स्क्वायर किया। अब क्या आया, लेफ्ट साइड में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2, और मेरा इक्वेशन नंबर 1 में इसको दे दिया। मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो मैं सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों देखा, तो दोनों का लेफ्ट साइड परफेक्टली सेम है। लेफ्ट साइड में क्या है, ए स्क्वायर है, तब तो राइट साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा ना।
तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि 2b² इज इक्वल टू 4c²। या इस 2 को मैं दूसरा साइड भेज दिया तो हो जाएगा b² इज इक्वल टू 4/2c², यानी b² इज इक्वल टू 2c²। मुझे मिल गया b² इज इक्वल टू 2c²। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, इस इक्वेशन को, b² इज इक्वल टू 2c²। देखिए b² को मैं 2 इंटू समथिंग करके लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है b² को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि b² एक्चुअली 2c² के बराबर है। 2c² को मैं आराम से 2 से डिवाइड कर सकता हूं, वो 2 गायब हो जाएगा। सही है ना? तो 2 डिवाइड्स 2c², बट 2c² b² के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं 2 डिवाइड्स b²। ओके, 2 डिवाइड्स b² मुझे मिल गया। अब हमारा थ्योरम पे चलते हैं वापस। थ्योरम क्या बोल रहा था? If p divides a², then p divides a। अगर p कोई नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे हम थोड़ी पहले किया था वही है इधर भी। 2 डिवाइड्स b² मिला, मतलब 2b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन हमारा थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। 2 सिर्फ b² को नहीं, अगर 2 b² को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 2b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला? एक बार हम ये वाला पार्ट देखते हैं। 2 डिवाइड्स a, मतलब a को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और इधर देखें तो 2 डिवाइड्स b। अच्छा, पहले बोला a को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, फिर बोला b को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ये दोनों को साथ में मैं कैसे बोलूंगा? हाँ, ये और b, इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर है ना? सो 2 डिवाइड्स, सिर्फ ये नहीं, एक बार बोला ये, दूसरी बार बोला b, तो मैं मिला के एक साथ बोलूंगा 2 डिवाइड्स ये एंड b। ठीक है, तो a और b इन दोनों को 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स a एंड b। ये तो हम लिख चुके हैं। अब और क्या बता सकते हैं? अगर a और b इन दोनों को ही डिवाइड करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर ना। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो भी नंबर्स है इन सबको अगर कोई नंबर डिवाइड करेगा तो उसका हम बोलेंगे इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर। सही है ना? तो 2a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। हमें a और b इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है आप सोच रहे होंगे, बट इसमें कुछ बड़ी बात है। तो हमें अब क्या मिला है? एक कॉमन फैक्टर a और b का। बट थोड़े पहले हमने कुछ इधर अस्यूम कर रखा है। क्या? a और b को प्राइम है। a और b को प्राइम का मतलब मैं क्या बताया था? इन दोनों को मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता और काट नहीं सकता a बाई b को। और काट नहीं सकता मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो मैं इसको काट लूंगा ना। तो पहले मैंने बोला a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और बाद में मैंने कंक्लूड किया कि a और b का कॉमन फैक्टर है 2। ये क्या बात हुआ? कुछ तो अजीब चल रहा है। पहले हमने बोला कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और अब बोल रहा है 2 मिल गया मुझे जो कॉमन फैक्टर है। ये क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है ना। पहले हम कुछ बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बात है? अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कुछ बोला और उसका खिलाफ भी बोला, उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रडिक्शन। पहले असम किया कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर पता चला 2 एक कॉमन फैक्टर है। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा तो नहीं हो सकता। दिस इज ए
कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आना चाहिए ना, मैथमेटिक्स तो सही सब्जेक्ट है, इसमें कुछ कभी गलती नहीं हो सकता। फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रहा है, कुछ गलत, कुछ गड़बड़ कैसे आ रहा है? गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले कुछ अस्यूम कर रखा था। हमने इधर क्या अस्यूम किया है? अस्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। किसने बोला हमसे ये अस्यूम करने के लिए? अस्यूम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमने एक रॉन्ग असम्पशन ले लिया, इसलिए हमें कुछ गड़बड़ रिजल्ट दिख रहा है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का रीजन क्या है? ये जो रॉन्ग असम्पशन हमने लिया कि रूट 2 रैशनल है, वही रीजन है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। क्यों अराइज हुआ है? ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन। ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन। क्या था हमारा रॉन्ग असम्पशन? ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। इसके अलावा हम कुछ भी गलत नहीं किया, हम जो भी कैलकुलेशन किया सब सही किया है, लेकिन हमें कुछ अजीब सा रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? बस यही हो सकता है कि हमने जो अज्यूम कर रखा था ना, वो गलत था। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन का रीजन है हमारा असम्पशन गलत था। रूट 2 रैशनल, ये वाला असम्पशन गलत था। तो अगर रूट 2 रैशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है? Therefore, रूट 2 is irrational। अगर रैशनल नहीं हो सकता तो क्या होगा? इरैशनल होगा। तो आपको प्रूफ का आइडिया क्लियर है क्या? थोड़ा सा लेंथी है, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। मुझे भी 10th में थोड़ा डिफिकल्टी तो हुआ था इसका प्रूफ समझने में, बट अच्छा प्रूफ है, समझने का ट्राई कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन पे वेरी सिमिलर, उतना कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं, सिर्फ 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, 2 के जगह पे 5 हो जाएगा। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इधर सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूंगा आप रूट 2 के जगह रूट 3 कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम करने वाला हूं और इतना ही डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, क्योंकि ये दिमाग में चमकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं एक और बार वेरी सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाया तो वीडियो प्ले करना और बाकी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार रोक के ट्राई कर लीजिए। ओके, तो मैं मान रहा हूं कि आप ट्राई किए होंगे रूट 3 इरैशनल है प्रूव करने का। हमारा आइडिया क्या था? हम अज्यूम करेंगे कि रैशनल है और फिर बोलेंगे कि हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गया और वो इस गलत असम्पशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। हम अज्यूम करेंगे कि रूट 3 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं? हम एक रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेर ए और बी क्या है? वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स, है ना। और क्या डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, तो बी नॉट इक्वल टू 0। अब फिर हम एक और चीज ऐड किया, ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये हम हमेशा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर ए और बी का कुछ कॉमन फैक्टर है या उसको मैं और काट सकता हूं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मैं वो कर रखा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं ऑलरेडी वो कर लिया। ठीक है, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भाषा में कैसे बता सकता हूं? एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने अज्यूम किया कि ए और बी को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने इसको जो भी कॉमन फैक्टर है सबको काट के ऐसा सिंबल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? हम बी को क्रॉस करेंगे। बी को क्रॉस करके दूसरे जगह लेके गया तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और हमें मिलेगा ये इज इक्वल टू रूट 3b, यानी रूट 3b इज इक्वल टू ये। दिखने में अच्छा लगने के लिए मैंने ये इज इक्वल टू रूट 3b लिख लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग
स्क्वायर करने से a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर को 3 से तो मैं पक्का डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर बचेगा। तो 3b स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। बट 3b स्क्वायर ही तो है ना a स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का वो उसी नंबर को भी डिवाइड करेगा। Therefore, अगर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर है, ये तो हमने पता कर ही लिया, तो therefore 3 डिवाइड्स a, ये हमें कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द थ्योरम। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स a तो मिल गया, मतलब ये 3 का एक मल्टीपल है। ये को 3 इन कोई नंबर के रूप में लिख सकता है। क्यों? क्योंकि a को मैं 3 से डिवाइड तो कर पा रहा हूं ना, तो डिवाइड कर पाना है तो उसमें 3 तो हो गए। तो a को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू सम अदर नंबर। वो सम अदर नंबर को हम c लिखेंगे। ठीक है, तो c क्या है वो भी बताना जरूरी है साथ में। पर c इज एन इंटीजर, कोई तो इंटीजर है। a को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तब मिलने वाला जो भी इंटीजर है वो है c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेम चीज रिपीट करेंगे, इसको भी हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमें आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा पीछे जाके इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा है a स्क्वायर 9c स्क्वायर के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है कि a स्क्वायर 3b स्क्वायर के बराबर है। अब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड तो सेम है, तो राइट साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो राइट साइड इक्वल है, मतलब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब मैं 3 को दूसरे साइड भेज दिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। अब 3c स्क्वायर को मैं पक्का 3 से डिवाइड कर सकता हूं, c स्क्वायर बचेगा, है ना। तो मैं 3 को 3c स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। अब 3c स्क्वायर तो b स्क्वायर के बराबर है, तो मैं सेफली बोल सकता हूं कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब हमारा थ्योरम मुझे याद आया, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी 3 जो भी प्राइम नंबर है इधर 3 डिवाइड करेगा। तो उस थ्योरम के हिसाब से therefore 3 डिवाइड्स b। तो हमने थोड़ा पहले पता कर रखा था कि 3 डिवाइड्स a। अच्छा, तो a का एक फैक्टर है 3, a को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, मतलब a का एक फैक्टर है 3। अब इधर मिल गया 3b को भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स b, इसका मतलब है 3b को भी डिवाइड करता है या 3b का एक फैक्टर है। तो इन दोनों सेंटेंस को मैं मिला दिया तो मुझे मिलेगा 3 डिवाइड्स a एंड b, जिसका मतलब निकल के आ रहा है 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट इसमें थोड़ा सा इश्यू है। इश्यू क्या है? हमने पहले अज्यूम किया था कि a और b कोप्राइम है, यही तो हमने जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको काट काट के हमने उसको कोप्राइम रूप में रिप्रेजेंट किया था, कोई भी कॉमन फैक्टर को बचा के नहीं रखा था, तो ये और भी कोप्राइम लिखे थे हमने। बट अभी हम बोल रहे हैं 3 एक कॉमन फैक्टर है, ये तो सही नहीं है। पहले बोला कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और अब निकल के आ रहा है 3 एक कॉमन फैक्टर है, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि हमने कुछ गलत अज्यूम करके रखा है। मैथ्स में असम्पशन थोड़ी चलता है, असम्पशन गलत हो सकता है ना, तो अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो कोई गलत असम्पशन की वजह से ही है। तो इधर एक ही असम्पशन है √3 इज रैशनल, तो हमें पता चला कि √3 इज रैशनल, वो वाला स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है, तो मैं लिखूंगा दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पहले बोला, अब बोला कि 3 एक कॉमन फैक्टर है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to the wrong assumption that due to the wrong assumption that क्या था मेरा रॉन्ग assumption? रॉन्ग assumption था √3 is rational। तो √3 इज रैशनल जो हमने अज्यूम कर रखा था वो रॉन्ग है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है? अगर रैशनल नहीं है तो √3 इज इरैशनल। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने 2 एग्जाम्पल किए, √2 और √3। तो आपको अब आइडिया समझ में आया होगा कि हम कोई रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर √2, √3, √5, √7 इन सबको आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये प्रूफ कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना?